स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के फिजिक्स में। तो क्लास 12th के फिजिक्स में आज हम बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आए हैं। आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कौन कौन से हम टॉपिक को आज कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करने से पहले एक छोटे से मोटिवेशन कोट के साथ शुरू करते हैं। वो कह रहा है कि हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जो छोटा से छोटा बदलाव होता है क्या कहता है, हमारी कामयाबी का हिस्सा होता है। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए कर रहे हैं शुरू। हम थोड़े लेक्चर इस समय थोड़ा बड़ा है, 1-1 घंटे का लगभग वीडियो हो जा रहा है। तो अभी इस चैप्टर में ही आपको थोड़ा बड़ा लेक्चर देखने को मिलेगा। इसके बाद के चैप्टर में हम थोड़े छोटे टॉपिक आपको आसानी से पढ़ाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा आपका सिलेबस हमने लेट से शुरू किया है। तो थोड़ा आपका सिलेबस में लेट हो गया और बीच में कुछ दिन 1-2 दिन क्लास भी गैप हो गई थी। तो अब रेगुलर वीडियो जब आने लगेगा, तो जब आपका सिलेबस कवर हो जाएगा तो आपको सैटरडे संडे ऑफ रहेगा और मंडे टू फ्राइडे आपका क्लास चलेगा। और जिससे क्या होगा, आप मंडे टू फ्राइडे करेंगे, उसके बाद सैटरडे संडे को क्या करेंगे, हम कोई स्पेशल टॉपिक लेकर क्या करेंगे, 1 शॉट बताएंगे। तो हमारा पहला चैप्टर खत्म हो गया, तो उसका 1 शॉट के लिए पीपीटी तैयार हो रहा है। जब तैयार हो जाएगा तो 1 शॉट उसका आ जाएगा। एक ही वीडियो में क्या करेंगे, फर्स्ट चैप्टर आपको सफाया कर देंगे। दूसरा चैप्टर तब तक खत्म हो जाएगा तो दूसरे चैप्टर को क्या करेंगे, एक वीडियो में सफाया कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं समय बर्बाद करते हुए। तो हमारा कल का होमवर्क, हमें उम्मीद है इसका आंसर आपने कमेंट में भर के दिया जरूर होगा। जब आप तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, पूरी वीडियो को देखा होगा, तभी तो कमेंट में आपने आंसर दिया होगा। अगर नहीं तो बस आए कोटा पूरा किए कि हाँ देखें ये है क्या है, पढ़ा नहीं। अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको कोई भी टीचर आपको गलत तो पढ़ाएगा नहीं, कुछ भी पढ़ाएगा। कोई अच्छा थोड़ा बहुत समझा सकता है, कोई थोड़ा कमज़ोर समझाएगा, लेकिन क्या हर टीचर चाहता है कि क्या करें, बच्चे को अच्छे से अच्छा समझ में आए। तो हम आपके पूरे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एक भी टॉपिक को छोड़ नहीं रहे हैं। तो इसका आंसर, उम्मीद है आपने इसका आंसर जरूर दिया होगा। तो अगर नहीं आपको आंसर पता था, देखिए क्या होता है, W बराबर होता है P × 1 - cos थीटा। तो ये हमारा फार्मूला होता है। क्योंकि थीटा बराबर 180, तो cos 180 अंश का मान कितना होता है, -1। यहाँ कितना हो जाएगा, 180 रख देंगे तो हो जाएगा W बराबर रख देंगे PE 1 - cos 180। 180 अंश का मान कितना है, -1, तो हो जाएगा PE 1 + 1, यानी हो जाएगा W बराबर 2PE। तो W बराबर 2PE, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आगे हमारा बहुत ही शानदार, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं। फिगर हमने पहले से इसलिए बना दिया जिससे आपको क्या हो, समय की बर्बादी ना हो। तो आपको सबसे पहले समझाते हैं फिगर को, उसके बाद हम आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से डिटेल के साथ थ्योरी भी दिखाएंगे। यदि आप फिगर को समझ जाते हैं तो थ्योरी आप ऑटोमेटिक लिख सकते हैं। कर आप वैद्युत द्विध्रुव, ये क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। कहाँ पर रखा गया, अनंत पर रखा गया है। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, अनंत से क्या है, अनंत पर रखा गया है। तो अनंत से क्या करते हैं, इस वैद्युत द्विध्रुव को क्या करते हैं, हम वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव को क्या करते हैं, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो ये क्या करेंगे, अनंत से वैद्युत द्विध्रुव क्या करें, वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे। तो क्या होगा, लाने में कि हमको कुछ न कुछ काम तो करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ को क्या करें, एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने में क्या होता है, हमको कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है। तो कुछ न कुछ क्या होगा, जो कार्य होगा, तो जो कार्य होगा वही क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। तो आइए इसको शब्दों में बयां करते हैं। कैसे हम शब्दों में बयां करते हैं, तो सबसे पहले देखिए क्या क्या, ये -q और +q, अब इसके क्या है, 2 वैद्युत द्विध्रुव हैं। -q और +q से मिलकर बना क्या, एक वैद्युत द्विध्रुव है। कहाँ पर रखा गया, अनंत पर रखा गया है। तो अनंत से क्या करते हैं, उसको वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं। वैद्युत क्षेत्र में लाने में, वैद्युत क्षेत्र में क्या किया, हमने ला दिया। और एक वैद्युत द्विध्रुव है, इनके बीच की दूरी क्या है, 2L है। और वैद्युत क्षेत्र के कारण +q के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या होगा, जो बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। और माइनस क्या आता है, माइनस से प्लस की तरफ क्या आता है, बल प्लस से माइनस की तरफ। जो बल लगता है क्या, किस साइड लगता है, प्लस से माइनस की तरफ। तो क्या होगा, जो हमारा बल कहाँ लगेगा, यहाँ पर लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, +q का, और -q का क्या होगा, इधर दूर होगा। तो अब आइए आगे देखते हैं। तो अब इसको लिखेंगे कैसे भाषा में, तो लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव
वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव की क्या स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है, उस कार्य के बराबर होती है जो वैद्युत द्विध्रुव को, जो वैद्युत द्विध्रुव को, जो वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया जाता है, भीतर लाने में किया जाता है। अनंत से क्या किया गया, वैद्युत क्षेत्र में क्या किया गया, लाने में जो किया गया कार्य क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। तो आइए आगे थोड़ा और समझते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव को द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य बराबर हो जाएगा, क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। कुछ बल लगेगा तो बल क्या लगेगा, W क्या द्विध्रुव का लगने वाला बल क्या होगा, या फिर बराबर माइनस क्यू इंटू ई। क्या कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की में ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विपरीत कार्य कर रहे हैं, तो क्या होगा, माइनस का चिन्ह, माइनस क्यू ई। बल का मान कितना, माइनस क्यू ई, और उनके बीच की दूरी क्या है, 2L। तो 2L इनके बीच की दूरी है, और लगने वाला बल क्या है, Q इंटू ई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं Q इंटू 2L। तो W बराबर हो जाएगा Q माइनस का मान करेंगे Q इंटू 2L इंटू ई। तो हो जाएगा W बराबर माइनस P इंटू क्या हो जाएगा, हमारा जो किया गया कार्य क्या है, W बराबर माइनस P इंटू ई। तो क्या हो गया, W बराबर माइनस P इंटू ई आ गया। तो हमें उम्मीद है आपको अच्छा समझ में आ गया होगा, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए इसके आगे थोड़ा और देखते हैं, बहुत ही शानदार, तो शानदार जानदार। तो कह रहा है कि यह कार्य ही, जो यह कार्य है, यह कार्य ही वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के, क्षेत्र की दिशा की, जो यह कार्य है क्या है, वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के समांतर, क्षेत्र की दिशा के समांतर, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है उसके समांतर स्थित वैद्युत द्विध्रुव की क्या है, यह कार्य क्या है, द्विध्रुव की क्या स्थितिज ऊर्जा है, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U0 है। स्थितिज ऊर्जा क्या U0 है। अतः कह सकते हैं कि U0 बराबर माइनस P इंटू ई, जो क्या होगी, अतः कह सकते हैं क्या, U0 बराबर माइनस P इंटू ई। तो हमारा U0 बराबर क्या आ गया, जो
वैद्युत ध्रुव वैद्युत क्षेत्र में के समांतर वैद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा क्या होगी, यही होगी। तो इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में होता है। इस स्थिति में क्या होता है, जो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, अस्थायी संतुलन में होता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर क्या कर दिया जाए, अस्थायी संतुलन में होता है। तो ये क्या करें, हम वैद्युत द्विध्रुव को क्या करें, थीटा कोण घुमा दें, तब स्थिति ऊर्जा क्या होगी। तो यदि हम क्या करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव को यदि वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमा दिया जाए तो यदि जो वैद्युत द्विध्रुव को क्या करें, थीटा कोण घुमा दिया जाए तो वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा क्या आ जाएगी, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, तब क्या होगी, वैद्युत द्विध्रुव की जो स्थिति ऊर्जा हो जाएगी क्या हो जाएगी, U थीटा बराबर U0 प्लस W। तो U थीटा बराबर U0 प्लस UW हो जाएगा। तो U थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, U थीटा बराबर हमारा हो जाएगा, U थीटा बराबर आपका निकल के आ जाएगा PE। U0 का मान क्या है, P इंटू E माइनस P इंटू E है, और उसके कारण क्या होगा, W के कारण हो जाएगा, एक सेकेंड यहाँ लिख सकते हैं, U थीटा बराबर माइनस P इंटू E, और इसके कारण क्या आ जाएगा, प्लस P E 1 माइनस कास थीटा। तो हो जाएगा U0 बराबर माइनस PE प्लस PE माइनस PE कास थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर PE से PE कट जाएगा और आपका निकल के आ जाएगा U0 बराबर माइनस PE कास थीटा। तो हमारा थीटा डिग्री पर क्या हो जाएगा, जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हो जाएगा इतना। ये क्या है, ये थीटा है, U थीटा ही है, हो जाएगा U थीटा तो U थीटा बराबर क्या जाएगा, माइनस PE कास थीटा। यह क्या है, यही इसी को कह सकते हैं, यह वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज वैद्युत द्विध्रुव की क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यापक व्यंजक है। तो क्या पूछे, वैद्युत ऊर्जा का व्यापक व्यंजक बताइए। तो आप क्या करेंगे, इसको पूरा टॉपिक आप लिख देंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए कंडीशन देखते हैं। विशेष स्थिति
विशेष स्थिति, विशेष स्थिति देखेंगे। यदि क्या हो, कंडीशन नंबर 1, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, क्षेत्र के क्या हो, लंबवत हो, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो तो क्या हो जाएगा, तब थीटा बराबर 90 डिग्री, तो यू 90 डिग्री बराबर हो जाएगा माइनस PE कास 90, कास 90 का मान 0, यानी 90 डिग्री पर क्या हो जाएगा, वैद्युत स्थिर ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर ये क्या हो, 180 डिग्री पर हो तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो दूसरा, वैद्युत द्विध्रुव क्या हो, वैद्युत द्विध्रुव अस्थाई संतुलन की, अस्थाई वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव क्या हो, अस्थाई संतुलन की स्थिति में हो तब क्या रहेगा, थीटा बराबर 180 डिग्री। तब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, तो यू 180 डिग्री बराबर हो जाएगा माइनस PE कास 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा हमारा, कास 180 का मान क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, 180 बराबर माइनस PE इंटू -1, तो यू 180 बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू E, क्या हो जाएगा, P इंटू E हमारा निकल कर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आइए नोट पॉइंट देखते हैं। नोट में यहाँ पर इसको बराबर दिशा में कर लेते हैं। तो इसको कॉपी करके तो यहाँ पर नोट में ये पहला पॉइंट है और ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तो ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और यहाँ भी क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। इसमें क्या किया गया, एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। इसका क्या है, +Q और यहाँ पर आवास है -Q। तो जो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा होगी माइनस से क्या होती है, माइनस से प्लस की तरफ होती है। तो वेक्टर P की दिशा क्या होगी, माइनस से प्लस की तरफ। और क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में यहाँ पर फिर क्या किया है, वैद्युत द्विध्रुव को क्या किया जाए, यहाँ पर -Q आवेश रख दिया जाए और यहाँ पर रख दिया जाए कितना, +Q आवेश। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर दिशा क्या होगी, बदल जाएगी। तो वैद्युत द्विध्रुव की क्या होगी, दिशा बदल गई। तो अब यहाँ लिख सकते हैं आप, यहाँ लिख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव की द्विध्रुव की अस्थाई संतुलन की स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव की क्या होगी, अस्थाई संतुलन की स्थिति में, P व E जो वैद्युत द्विध्रुव है वह वैद्युत क्षेत्र क्या होने चाहिए, क्षेत्र
एक ही दिशा में होते हैं। एक ही दिशा में क्या होते हैं? दिशा में होते हैं। क्या होता है जब संतुलन की स्थिति हो? क्या होगी? P और E क्या होंगे? एक ही दिशा में होंगे। और यदि वैद्युत द्विध्रुव क्या हो? यदि वैद्युत द्विध्रुव अस्थायी, वैद्युत द्विध्रुव अस्थायी संतुलन की स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव की क्या होगी? अस्थायी संतुलन की स्थिति में P व E एक दूसरे से के क्या होंगे? एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। P और E क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का क्या होता है? एक छोटा मात्रक होता है। किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित कराने पर उसके द्वारा अर्जित ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। मतलब क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? ऊर्जा का सबसे छोटा सा मात्रक है। इसे किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित कराने के लिए, मतलब 1 वोल्ट विभवांतर से क्या करना है? उसको आगे बढ़ने के लिए देने में क्या होगा? ऊर्जा देने पर अर्जित ऊर्जा क्या कहलाती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻19 कूलाम और 1 वोल्ट मतलब क्या? 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होगा? ई का मतलब क्या होगा? आवेश। और V का मतलब वोल्ट, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1 इलेक्ट्रॉन में क्या 1 वोल्ट ऊर्जा दी जाती है। क्या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर में क्या होता है? इतनी जूल ऊर्जा होती है। 1.6 × 10⁻19 जूल। तो कह रहा ऊर्जा के अन्य महत्वपूर्ण मात्रक किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होगा? 1.6 × 10⁻19 और 1 + 3 क्या होगा? 10⁻16 हो जाएगा। 1.6 × 10⁻19 ई भी का मतलब क्या होगा? 1.6 × 10⁻19 से क्या किया? इन दोनों में गुणा करके इतना हमको प्राप्त किया है। फिर यहाँ पर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं कंडक्टर, चालक होता क्या है। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें क्या विद्युत का प्रवाह क्या होता है? सरलता से होता है, या जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। तो क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। तो आइए इन दोनों डेफिनेशन को लिखते हैं। वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह, जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह, जिनमें क्या हो? वैद्युत धारा का प्रवाह सरलता से होता है, चालक कहलाते हैं। चालक कहलाते हैं। या दूसरा परिभाषा लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिनमें क्या हो? मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक हो, बहुत अधिक होती है, चालक कहलाते हैं। चालक कहलाते हैं। तो उदाहरण के लिए लोहा क्या है? चालक है। चांदी, तांबा, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी क्या एक चालक है। पृथ्वी, मानव शरीर आदि। मानव
शरीर आदि, ये सब क्या हैं? चालक के उदाहरण हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको चालक के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। तो जानते हैं अचालक या वैद्युत रोधी किसे कहते हैं। ये पदार्थ जिनमें क्या धारा का प्रवाह नहीं होता और जिनमें क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन नगण्य होते हैं। तो वही चीज़ को क्या करना है, हम वही चीज़ को क्या करेंगे, हम दोबारा यहाँ पर लिखेंगे। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ लाकर पेस्ट कर लेते हैं। जो भी हमको क्या करना है, चेंज करना है, चेंज अभी कर लेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं कि वे चालक, वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह सरलता से नहीं होता है। धारा का प्रवाह नहीं होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता है, चालक कहलाते हैं। चालक कहलाएंगे अचालक, अचालक कहलाते, अचालक कहलाते हैं। या वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है, अचालक कहलाते हैं। अचालक, अचालक या वैद्युत रोधी क्या कहते हैं, कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं लकड़ी, प्लास्टिक, लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, चमड़ा आदि, ये सब क्या हैं, अचालक के उदाहरण हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए देखते हैं अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, मतलब ये पदार्थ जिनमें क्या हो, जिनकी चालकता क्या हो, चालकों से कम हो और अचालकों से क्या हो, अधिक होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। तो लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमें या जिनकी, वे पदार्थ जिनकी चालकता, वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम, चालकों से कम, चालकता चालकों से कम और अचालकों से, अचालकों से अधिक होती है, अचालकों से क्या होती है, अधिक होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, सेमी कंडक्टर यानी अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक मतलब क्या हो जाएगा, सेमी कंडक्टर। तो एग्जाम्पल, जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन आदि, ये क्या कहलाते हैं, सेमी कंडक्टर कहलाते हैं। फिर है अगला परावैद्युत पदार्थ। तो परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं, तो कहते हैं वे पदार्थ जिनमें क्या हो, वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन बाह्य वैद्युत क्षेत्र में क्या किया गया, ये वैद्युत क्षेत्र है, इसमें क्या किया, इसमें लाकर रख देंगे तो क्या होता है, उसमें वैद्युत का प्रभाव क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। तो कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा, जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित, जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं
होती। लेकिन क्या है इसमें, लेकिन बाह्य बहिर्दूत क्षेत्र में, लेकिन बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, लेकिन बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर, क्षेत्र में रखे जाने पर, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं। जाने पर वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं। वैद्युत प्रभाव क्या कहते हैं, उत्पन्न करते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, करते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ले सकते हैं, परावैद्युत में क्या होगा, कागज, मोम, जल, कागज, मोम हो गया और जल हो गया, N2O2 आदि, ये सब क्या हैं, परावैद्युत पदार्थ हैं। तो परावैद्युत पदार्थ भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। तो पहला है ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ, ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ। दूसरा है अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ। पहला ध्रुवी है, दूसरा अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ है। तो ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं, तो आइए इसके बारे में लिख लेते हैं। तो ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ किस कौन होता है, करा ऐसे परावैद्युत पदार्थ, ऐसे परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ, ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनके अणु द्विध्रुव की क्या कहते हैं, तरह व्यवहार करते हैं, जिनके अणु द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। कौन से परावैद्युत पदार्थ कहेंगे, ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारा क्या है, H2O, ये क्या है, ये भी ध्रुवी हो जाता है, HCl, H प्लस Cl आयन Cl माइनस बनाता है, ये सब क्या होते हैं, ध्रुवी हो जाते हैं। तो क्या होते हैं, ये पानी में डालने के ये क्या होंगे, टूट जाएंगे, ये 2H प्लस O माइनस, या H प्लस Cl माइनस में क्या होते हैं, ये टूट जाते हैं। और फिर है अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ जिनके अणु द्विध्रुव की तरह व्यवहार नहीं करते, अध्रुवी
परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से डाउट क्लियर हो गया होगा। तो एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, H2N2 और O2। ये सब क्या है, परावैद्युत है, लेकिन क्या है, अध्रुवी परावैद्युत है। और ये क्या है, ये ध्रुवी परावैद्युत हैं। तो हमें उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमारा ये आपका होमवर्क है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो अगर आज का सेशन पसंद आया हो, यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।